मेरा नाम सुनीता है और मैं मुंबई की रहने वाली। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी माँ उनसे भी ज़्यादा। कई बार मुझे उनकी ये आदत काफ़ी परेशान करती है। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है और आज की कहानी उसी पर आधारित है। ये कहानी तब की है जब मैं 12th क्लास में पढ़ा करती थी। उस समय हमारे स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की थी। वो ट्रिप मुंबई से कोई आई थिंक मुझे याद नहीं है, आई थिंक बोरीवली के आसपास तक की थी, ऐसा ही कुछ था। वो बहुत पुरानी बात है। ये किस्सा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये किस्सा आज से 15 साल पुराना है। हमको उस दिन सुबह सुबह 10 बजे वहाँ से निकलना था। हमको 9 बजे वहाँ पे बुला लिया गया था। उस ट्रिप के पहले हमारा हेल्थ चेकअप हुआ। उसमें हम सबकी हेल्थ बहुत अच्छी थी। हम सारी सहेलियाँ गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में फिर गाड़ी गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी महिलाएं रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रही थी। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता था। उस रास्ते से गुजरते समय बड़ा डर का महसूस हो रहा था। अजीब सा सन्नाटा था। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि क्या होता अगर इस बस से मुझे निकाल दिया जाता, तो ऐसे रास्ते पे तो मुझे कोई भी नोच के खा जाता। ऐसे ख्याल मुझे कभी आते नहीं थे, मगर फर्स्ट टाइम इधर मेरे को वैसे ख्याल आने लग गए थे। अचानक से तभी जब मैं ये सोच रही थी, तभी अचानक से गाड़ी रुक सी गई। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी के नीचे उतरने को कहा। हमने उनसे पूछा, मैम क्या हुआ? हम सब तो अभी अभी आए थे, अभी तो मस्ती शुरू हुई थी, अभी उतार दिया। तो मैम ने बोला कि गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, इसीलिए हमें गाड़ी से उतरना पड़ेगा। गाड़ी को सही होने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। तब तक तुम लोग यहीं पे बैठो। मगर तब तक हम करेंगे क्या? तुम लोग करोगे क्या? यहीं पर बैठो। हमारी मैडम ने दूसरी गाड़ी में बैठे सारी अदर मैडम्स को फ़ोन करके बताया कि हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है, तो प्लीज़ आप जल्दी से वापस आएँ ताकि हमें कोई हेल्प मिल सके। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से करीबन 200 मीटर दूर एक चाय की थड़ी है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके रुक सकते हो। और हम लोग भी खुश हो गए और जल्दी से निकलने का प्लान किया। जल्दी जल्दी में हमने मैम से पूछा ही नहीं कि मैम हमें जाना चाहिए या नहीं। हम सब सहेलियाँ मिलके वहाँ चल दी। जब हम उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ पे खटिया थी बाहर। उस खटिया पे एक बूढ़ी सी औरत बैठी हुई थी। वो औरत देखने में करीबन 60-70 साल की होगी। उसने हम सबको देखा और हम सब ने उसको देखा। हम सब ने सोचा कि इतनी बूढ़ी औरत और बाहर खुले में बैठी है, ऐसा कैसे? मगर हमने सोचा कि छोड़ो ना, क्या मतलब है यार हमें। हम जल्दी से अंदर गए और अंदर जाके हमने 2 मैगी और 4 वड़ा पाव ऑर्डर किया। हम सब ने काफ़ी देर तक वहाँ पे इंतज़ार किया, मगर काफ़ी देर होने के बाद भी वो लोग वहाँ पे ऑर्डर लेके आ नहीं रहे थे। काफ़ी ताज्जुब हो रहा था कि आखिर उन लोगों को इतना लेट क्यों लग रहा है। मगर काफ़ी देर गुजर जाने के बाद हम सब लोग काफ़ी गुस्सा हो गए। तभी हमें दूर से मैम आती हुई दिखी। हम डर के मारे वहीं से चुपचाप निकल गए और किसी और रास्ते से बस के पास पहुंच गए। बस के पास पहुंच चुके थे कि हम सब ने मैम का आने का इंतज़ार किया। मैम जब वापस आई तो मैम ने बोला कि तुम लोग कहाँ गए थे? हाँ, इतना ढूंढा मैंने, तुम लोग गए कहाँ थे? हम सब लोग काफ़ी डर चुके थे। हम सब लोगों ने नॉर्मली उनको बोला, मैम कहाँ गए थे? हम लोग तो यहीं पे घूम रहे थे, हम लोग अभी अभी यहाँ पे गुजर रहे थे, हमने आपको देखा नहीं, वरना हम आपको बुला देते। हम सब आपको बुला देते, अगर आप यहाँ देखते तो हम आपको बुला देते। सॉरी मैम। मैम भी बहुत प्यारी थी, बस इतना सा कहना था और मैम, हमारी प्यारी मैम, मान चुकी थी। हम सब लोग बस में बैठ गए और वहाँ से चले गए। तो हम लोग वहाँ से चल दिए। बातचीत करते करते हमारी बस ड्राइवर से काफ़ी अच्छी बातचीत होने लग गई थी। तब उसने हमें बताया कि मैम मैम सॉरी, वो एक्चुअली मैम एक बात बताइए, तुम लोग गए कहाँ थे? तो उसने बोला, अंकल वो आपने बताया नहीं था कि वहाँ पे एक चाय की थड़ी है, हम वहीं पे गए थे।
हम सब ने वहाँ पे ऑर्डर भी किया, मगर पता नहीं वो लोग बहुत लेट कर रहे थे। और तभी हमें दूर से मैम आती हुई दिख गई, तो हम फटाक से वहाँ से निकल के भाग गए। तो उन्होंने बोला, क्या बोलने का मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें बताना भूल गया कि असल में वहाँ पे वो जो चाय की थड़ी थी, मेरे ध्यान से हट चुका था कि असल में वो जो चाय की थड़ी थी वो तो कुछ कई कई दिनों पहले वो जल गई थी मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने न्यूज़ में सुना था कि वो जल गई थी, तो वहाँ पे तो कोई चाय की थड़ी होनी नहीं चाहिए थी। तब हम लोग काफ़ी डर गए कि कहीं ये आदमी सही तो नहीं कह रहा, क्योंकि लिए हमने जब ऑर्डर किया था तो उसके बाद कोई भी उस ढाबे में से बाहर नहीं आया हमारा ऑर्डर लेने के लिए। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। तभी हमने उस बस वाले को धीरे से बोला कि सर, कि अंकल एक काम करो ना, आप चुपचाप उस रास्ते से लेके चलो ना, मैम को क्या पता रास्ते का। ड्राइवर अंकल भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमारी बात तुरंत मानी और हम लोग तुरंत ही उस जगह को देखने के लिए निकल पड़े। जब हम उस रास्ते से गुजरे तब हमने देखा कि वो जगह तो एकदम जली हुई थी। उस जगह पर कुछ भी नहीं था। दो चार कुत्ते थे और वो भी बहुत कमज़ोर लग रहे थे। ज़्यादातर मैं इतना गौर नहीं करती, मगर क्योंकि लिए जानवरों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं इन सब बातों पे काफ़ी ध्यान देती हूँ। और ये सब देखते ही हम लोग काफ़ी डर गए कि आखिर वो क्या था, वो औरत कौन थी और वो आदमी कौन था जिसने हमारा ऑर्डर लिया। हम लोग काफ़ी डर चुके थे, मगर हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था जिससे हमें कुछ सोल्यूशन मिलता, ना ही हम ये बात अपनी मैम को बता सकते थे। तो हम लोगों ने वो बात अपने मन में बैठा ली और बाद में ड्राइवर ने हमसे पूछा कि तुम इसी जगह की बात कर रही थी ना? तो उन्होंने बोला, तो हम लोगों ने टालते हुए बोल दिया कि नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं था, शायद वो कोई और था। नहीं नहीं, ये तो नहीं था, वो शायद वो पीछे छूट गया होगा। कोई बात नहीं, अभी लेट भी हो रहा है, मैम भी काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे, अपन चलते बाद में कभी देख लेंगे। ड्राइवर अंकल को भी लगा कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ। उन्होंने तुरंत गाड़ी मोड़ी और हम लोग वहाँ से चल दिए। वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन के बाद से कभी भी मैंने मैंने कभी भी उस ट्रिप का जिक्र किसी से नहीं किया। और आज भी मैं सोचती हूँ कि क्या होता अगर हमारी मैम हमें बुलाने के लिए नहीं आती। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे, तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए, देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए, चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। कहानी दूसरी। मेरा नाम जूलियट है और मैं वॉशिंगटन स्टेट के एक छोटे से राज्य में रहती हूँ। मैं ग्रामीण इलाके में रहती हूँ। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ, ये कहानी मेरी माँ की बताई हुई कहानी से रिलेटेड है। जब मैं बच्ची थी, यानी कि जब मैं करीबन 10-12 साल की थी, तब मेरी माँ ने मुझे एक कहानी बताई थी कि जो हमारे पड़ोसी थे, पापा और बेटा दोनों दोनों रेल रोड पे काम किया करते थे, यानी कि रेलवे स्टेशन पे काम किया करते थे। कुछ दिनों पहले काम करते करते उनके बेटे की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। इसके कारण उनके पापा बहुत बड़े सदमे में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। मुझे लगता था कि ये कहानी सिर्फ एक अफवाह है। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं अपने ही कमरे में अपने घर के अपने रूम की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि मेरी खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है। उस समय बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। तभी मैं जल्दी से अपनी खिड़की के पास गई और खिड़की को बंद करने लगी। तभी मुझे रोड के किनारे में एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। वो आदमी ने फीकी सी शर्ट पहन रखी थी, लंबे बाल थे उसके, आंखों में उसका एक बहुत मोटा सा चश्मा था। आंखों में तो जैसे उसकी कोई खुशी नहीं थी। देख रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि परसों का दुखी आदमी है। मुझे काफ़ी अजीब सा लगा वो देख के। मैंने तुरंत ही अपनी मम्मी को बुलाया और मम्मी को बताया, मम्मी देखो वहाँ पे कोई आदमी जो खड़ा हुआ है, अजीब सा देखने में लग रहा है, आपके जानती हो क्या उनको? मगर मेरी माँ ने बोला कि देख वहाँ पे तो कोई है ही नहीं। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने देखा तो वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था। मैंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई
कि मम्मी, मैंने क्लियरली देखा कि ये आदमी खड़ा था, उसने क्या क्या पहन रखा था। तो मेरी माँ और हम दोनों ने रात भर वहाँ पे ढूंढा, मगर हमें कोई भी नहीं मिला। फिर हमने अपने ही किसी पड़ोसी उसी से पूछा। उसने बोला कि अच्छा एक बात बताइए, मतलब आपको देखा था तो उसका देखने में कैसा था, उसने क्या क्या पहन रखा था। तब मैंने बताया कि उसने एक चश्मा पहन रखा था। वो चश्मा काफ़ी मोटा था, आंखें ऐसी थी जैसे कि उसमें कोई दर्द ही नहीं है, एकदम बेचैन। फीकी सी शर्ट पहन रखी थी उसने और एक हैट पहन रखी थी। ये सुनते ही मेरी पड़ोसन एकदम शॉक्ड हो गई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने घर में गई, दौड़ते हुए गई और वहाँ से एक फ़ोटो लेके आई। उन्होंने वो फ़ोटो हमें दिखाई और बोला कि क्या यही फ़ोटो थी क्या, क्या 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 यही फ़ोटो थी क्या जो जो तुमने देखा, जल्दी बताओ। मैं बहुत शॉक हो गई थी कि आखिर वो इतनी घबराई हुई क्यों थी, मगर मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए उन्हें फटाफट बताया। जब मैंने वो फ़ोटो देखी तो वो फ़ोटो में सेम वही आदमी था जिसे मैंने रोड पे खड़े हुए देखा था। वो दिन है और आज का दिन है। आज भी मुझे अपने घर की खिड़की से बाहर झांकने में डर लगता है कि कहीं वो आदमी वापस न दिख जाए। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और मेरी कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले नए हॉरर स्टोरीज़ के लिए नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए, चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। मेरा नाम जॉन है और मैं कैलिफोर्निया का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आज से 15 साल पहले की है। मैं 22 साल का हूँ। उस समय शायद मैं 12 या 13 साल का था। क्रिसमस का समय था। मुझे शुरू से ही क्रिसमस बहुत पसंद था, क्योंकि उन दिनों हमें काफ़ी गिफ्ट्स मिलते थे और मैं भी एक प्यारा सा बच्चा था। मेरा एक बड़ा भाई था। वो भाई मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे मम्मी पापा उससे भी ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। हम चारों बहुत खुशी खुशी रहते थे। अगर मैं आपको बता दूं तो मेरे फैमिली में 4 लोग थे। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं और मेरा बड़ा भाई। मेरे और मेरे बड़े भाई में करीबन 12 साल का अंतर था। तो उन दिनों मेरे मम्मी पापा को किसी फंक्शन में जाना था। फंक्शन कहूँ या फिर मेरे पापा मम्मी को एक वेडिंग में जाना था। उनके किसी फ्रेंड का वेडिंग था, तो वो लोग रात तक वहीं रुकने वाले थे। तो उस दिन क्रिसमस भी थी। मम्मी पापा को मजबूरी में जाना पड़ा, क्योंकि आम तौर पे कोई भी क्रिसमस के समय वेडिंग नहीं रखता था, मगर किसी सरकमस्टेंसेस की वजह से उन्हें उस दिन रखना पड़ा। तो ऐसे ही करते करते रात के करीबन 10-11 बज चुके थे। तब मेरी मम्मी ने घर से बाहर निकलते समय मुझे एक बात बताई थी। बेटा सुनो, मैं तो जा रही हूँ, मगर एक बात याद रखना, अगर कोई भी अनजान आदमी या फिर तुम जिसको जानते भी हो, अगर वो गेट नॉक करे और बोले कि उसे अंदर आना है, तो उसे अंदर मत आने देना जब तक तुम कंफर्म नहीं कर लो। अपने बड़े भाई से बताना, अगर तुम दोनों कंफर्म हो तो ही गेट खोलना, वरना अगर तुम उसे जानते नहीं हो तो हमें फ़ोन करना, हम बताएंगे क्या करना है, ठीक है। ये बात मुझे याद थी। तो अब प्रेजेंट में आते हैं। उस दिन रात को काफ़ी ठंड भी थी। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और मेरे भाई को गेम खेलने का बहुत शौक़ था। वो करीबन $500 का उसने काफ़ी अच्छा कंप्यूटर बना रखा था। उस कंप्यूटर में उसको उस समय काफ़ी अच्छा एक गेम आया था, असैसिन्स क्रीड। वो गेम खेलता था, उसको बहुत मज़ा आता था। मैं शुरू से इतना शौकीन नहीं था। वो उस रात अपने कमरे में बैठकर गेम खेल रहा था और मैं नीचे अपनी क्रिसमस ट्री के बगल में बैठ के एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से मेरे दरवाजे पे किसकी खटखटाने की आवाज़ आई। मैं दौड़ के गया। मुझे लगा अरे वाह, आज तो सेंटा क्लॉज आए हैं, आज तो पक्का गिफ्ट मिलेगा। यस यस मगर ऐसा नहीं था। आगे सुनिए क्या होता है।
मैं दौड़ते हुए गया और उस गेट को खोला, मगर खोलने से पहले मुझे मेरी माँ की बात याद आई। मैंने गेट नहीं खोला और उस आदमी से पूछा, सर सर आप कौन हैं और इतनी रात को आप यहाँ पे क्यों? बेटा बेटा मैं सेंटा क्लॉस हूँ। मैं तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। आ जाओ, बाहर आ जाओ, तुम्हें गिफ्ट दूंगा, तुम्हें जो चाहिए सब दूंगा, आ जाओ। ऐसे कर कर के वो काफ़ी देर बोलने लगा, मगर उसको मेरा नाम नहीं पता था। मैंने उससे बहुत बार बोला कि सर आप तो सेंटा क्लॉस हो ना, आपको तो मेरा नाम पता ही होगा, मेरा नाम बताइए ना। वो जानता था कि इस सवाल का जवाब वो कैसे भी नहीं दे सकता। ज़बरदस्ती वो मुझे फोर्स करने लगा। तभी मैं समझ गया था और मुझे मेरी माँ की कही हुई वो बात भी याद आ चुकी थी। मैं तुरंत ही दौड़ के अपने भाई को बुला के लाया। भैया भैया चलो नीचे नीचे, कोई कोई आया है। कहने को तो सेंटा कह रहा है, मगर आप ही बताओ, सेंटा को तो अब हमारा नाम पता होना चाहिए ना, उसे उसे पता क्यों नहीं है? आप ही आओ। मेरे भाई को पता चल चुका था कि ये कोई फरेब है, क्योंकि सेंटा क्लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ एक मिथ है। हम दोनों दौड़ते हुए नीचे गए, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमारे सोसाइटी में एक न्यूज़ आई कि हमारी गली की पीछे वाली गली में एक फैमिली के पास से एक बच्चा चोरी हो गया। रात का ही समय था और वही दिन भी था, और बताया जा रहा था कि वो एक सेंटा क्लॉस के भेस में आया था और बाहर उसकी एक ट्रक भी रखी थी। और बता दूं तो उस दिन जब वो मेरे घर पे आया था तो मैंने घर के बाहर उसका एक ट्रक भी देखा था। उससे भी मुझे शक हो गया था कि ऐसा ट्रक, और वो ट्रक चालू था और उस ट्रक में से उसकी बगल वाली मिरर से, साइड मिरर से कोई कोई मुझे देख रहा था, और उसने एक मास्क सा पहन रखा था और वो भी सेंटा क्लॉस का। तो मैं समझ गया था कि ये ट्रक उसी आदमी का है। और न्यूज़ में बताया जा रहा था कि जिसने उस बच्ची को उठाया उसने सेंटा क्लॉस का कपड़ा पहन रखा था। और उस दिन के बाद से आज तक उस लड़के का कोई खबर नहीं। क्यों लड़का आखिर गया कहाँ? उस दिन के बाद से लेके आज तक मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा जो भी तूने किया ना, बहुत अच्छा किया, वरना पता नहीं आज तू कहाँ होता। और ये कहानी सुनाते समय भी मुझे अपने ऊपर उतना ही गर्व हो रहा है जितना उस समय नहीं था। तो दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। मेरा नाम जेसिका है और मैं टोरंटो में रहती हूँ। टोरंटो में रहते हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। मैंने फ़ोटोग्राफी का कोर्स किया है और मुझे फ़ोटोज़ लेना बहुत पसंद है। कुछ दिनों से मेरी अपनी मम्मी से बात नहीं होती, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे फ़ोटोग्राफी के कोर्स को सपोर्ट नहीं करती। वो कहती हैं कि मुझे कोई अच्छा सा जॉब लेना चाहिए, मगर मेरे पापा मुझे उतना ही सपोर्ट करते हैं। और आज मुझे टोरंटो में रहते हुए 3 साल हो गए, और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये कहानी आज से 1 साल पहले की है, जब मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में रहती थी। हम दोनों खुशी खुशी एक घर में शिफ्ट हुए थे। वो घर आउटस्कर्ट में था, जो मतलब हमारा जो सिटी था उससे आउटस्कर्ट में था। इसी की वजह से उसका रेट भी काफ़ी कम था। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक टेलीकॉलर जॉब करता था,
इसी के चक्कर में उसने सस्ता घर ही ढूंढना सही समझा। कुछ समय तक हमने रेंट किया था उस घर को। आज भी मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि कम से कम हमने रेंट किया सबसे पहले। आगे जाके आपको पता चलेगा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। काफ़ी दिन बीत गए थे। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी चलिए मेरे बॉयफ्रेंड को जॉन के नाम से जानते। मैं और जॉन हम दोनों उस घर में रहने लगे। हमको रहते हुए करीबन 10 दिन हो चुके थे। पहले दिन से ही जॉन और मुझे उस घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। अजीब सा एहसास होने लगा था। काफ़ी बार टीवी ऑन करते करते ऐसा लगता था जैसे कि कोई हमारे पीछे है। जब हम बर्तन धोते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि खिड़की से कोई हमें झाँक रहा है। जब हम नहाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई हमारे गेट के आसपास चल रहा है। ऐसा बहुत बार लगता था और धीरे धीरे करते करते हम दोनों ने ये मन बना लिया था कि इस घर को छोड़ देना है। दोस्तों, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं इस जगह का एग्जैक्ट एड्रेस आपको नहीं बता सकती, क्योंकि दोस्तों कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसे बताना उसे याद करने से भी बुरा होता है। जैसे जैसे मैं आपको ये बात बता रही हूँ मुझे उतना ही डर लग रहा है। इसीलिए दोस्तों मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जगह कौन सी थी। तो दोस्तों चलिए आगे सुनते हैं। उसके बाद एक दिन मैं सो रही थी। काफ़ी देर काम करने की वजह से मैं काफ़ी थक जाती थी। उसी के चक्कर में एक रात जिस दिन मैं सो रही थी, अगले दिन जब मैं सुबह सुबह उठी तो मेरा मूड काफ़ी ख़राब था। मैं सीधा उठी और गेट की तरफ देखा तो गेट धीरे धीरे खुल रहा था। मेरी आंखें धुंधली थी मगर मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी जब गेट खुलता है, क्योंकि लिए हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे जितने भी घर होते हैं वो लकड़ी के बनते हैं, क्योंकि लिए हमारे यहाँ पे ठंड काफ़ी होती है। तो उसके चक्कर में वेंटिलेशन के लिए हम लकड़ी का घर यूज़ करते हैं। और लकड़ी के घर में एक प्रॉब्लम होती है कि आप कहीं भी चलो तो उसकी आवाज़ आती रहती है। तो बस गेट खुलने की आवाज़ें आने लगी। जब मैंने अपना आँख मलते हुए गौर से देखा तो गेट के किनारे में एक आदमी खड़ा था। घुंघराले से उसके बाल थे, झुर्रियाँ थी उसके चेहरे पे। आंखें तो ऐसी थी जैसे कि अभी हमें खा जाएगा। गुस्सा तो इतना था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मौका मिले तो हमें घसीट के ले जाएगा। मैं तभी चिल्लाई, तभी जॉन जल्दी से उठा, तभी मैं और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हम दोनों जल्दी से उठे। तभी उसको मुझे मेरी शक्ल देख के ये बात उसको लग चुकी थी कि बस अब और नहीं रहेंगे। तब मैंने ये सारी बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई। उसके बाद हमने तुरंत ही उस घर को चेंज कर लिया और उस दिन के बाद से लेके आज तक हमने कभी भी आउटस्कर्ट एरिया में कोई भी घर नहीं खरीदा और आज भी हम सिटी एरिया में ही रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। मैं आपको मेरा नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और हमारे सब रिश्तेदार भी ज़्यादातर लखनऊ के ही रहने वाले। लखनऊ में रहते हुए आज मुझे 10 साल हो चुके हैं और आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ ये कहानी मेरे बुआ के साथ हुआ था। साल 2010 में हुआ एक छोटा सा हादसा। उस समय मैं 15 या 16 साल का था। ये मेरे बुआ के दूसरे नंबर के बेटे के साथ हुआ था। उस वक्त बुआ के बेटे की उम्र 29
23 या 24 साल की थी। मैं बुआ मेरी बुआ की जो जेठानी थी वो असल में मेरी माँ की सगी बुआ थी और मेरी और रिश्ते में मेरी नानी लगती थी। मेरी बुआ की जेठानी बहुत ही अच्छे दिल की थी, सबसे बहुत ही अच्छे से बात किया करती थी। लेकिन शादी के सालों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हो पाई, यानी कोई औलाद नहीं हो पाई। उनके पास उनके पड़ोस के किसी औरत ने उनके ऊपर जादू टूना करवा रखा था। 2 बार उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया, मगर कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर कई साल बाद बहुत जगह दिखाने के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। वो बहुत ही प्यारी थी और सबकी लाडली थी। लेकिन कुछ साल बाद यानी कि साल 2006 में ही उसकी नानी जी यानी कि बुआ की जेठानी की एक बीमारी से मौत हो गई। वैसे तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। उनके मामा उनके मरने के बाद जिस घर में मेरी बुआ रहती थी उस घर में अजीब सी मनुष्यत आ गई। मेरी बुआ बहुत ही अच्छे परिवार से थी। उनकी आरबीआई में नौकरी थी, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करती थी। उनकी 3 बेटियां भी थी, जिनकी बहुत कोशिशों के बाद भी शादी नहीं हो पा रही थी। घर में सब लोगों के होने के बावजूद भी एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। उनका घर 2 मंजिल का था, पर ऊपर वाली मंजिल पर जाते ही सबका दम सा घुटने लगता था और घबराहट से होने लगती थी। लेकिन तब तक किसी ने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर एक दिन 16 मार्च 2010 मेरी बुआ के दूसरे नंबर के बेटे, जो कि ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, 4 से 5 घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो नीचे नहीं आया तो सब लोगों को टेंशन हो गई। सब लोगों ने आवाज़ दी कि लेकिन उनकी कई देर तक कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। तो उनके बड़े भैया उनको देखने के लिए ऊपर गए। लेकिन ऊपर जाने के बाद जो उन्होंने देखा, उनके होश उड़ गए। भैया ने देखा कि उनके भाई के गले में एक दुपट्टे का फंदा बना हुआ है। दुपट्टा ऊपर पंखे से लटका हुआ था। ऊपर छत पर जाने वाली सीढ़ियों से की दीवार से टिक के लगे बैठे हुए थे। वो देखकर भैया चीखने लगे तो बाकी लोग जल्दी से ऊपर पहुंच गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असल में हुआ क्या। तब तक उनकी जान निकल चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग लखनऊ में सिटी में रहते हैं। हम भी जल्दी से उनके घर पे पहुँचे। सब हैरान थे कि अचानक से ही कैसे हो गया। लेकिन उसके बाद उनकी आखिरी क्रियाएं की गई। सब सदमे में थे और बुआ को यकीन हो गया था कि ऊपर वाली मंजिल में कुछ तो है। एक मौलाना के पास गई तो उन मौलाना ने बताया कि उनकी जेठानी के बेटे को ले गई है। उस दिन से लेके आज तक मेरी बुआ बहुत परेशान है। उनकी किसी भी बेटी की शादी नहीं हो रही है। घर में भी हर वक्त मनहूसियत छाई रहती है। ऊपर वाली मंजिल पर सबने जाना बंद कर दिया है। सिर्फ शाम के टाइम घर का कोई बड़ा आदमी ऊपर जाता है, बस देख रेख करने के लिए। बहुत जगह दिखाने के बावजूद भी कोई उस घर को ठीक नहीं कर पाया। कुछ टाइम पहले बुआ ने परेशान होकर वो घर ही छोड़ दिया और एक दूसरी जगह पर रहने लगी। और कुछ दिनों बाद बुआ ने वो घर ही छोड़ दिया और एक दूसरी जगह पर रहने लगी। लेकिन वहाँ भी उन सब चीज़ों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका वो घर आज बिल्कुल भूतिया घर बन चुका है। वहाँ कई तरह के प्रेतों ने अपना डेरा बसा लिया है। उस घर के आसपास भी अगर कोई भी मौत होती है ना, तो लोग यही कहते हैं कि उस घर में जो आत्मा है उसी ने जान ली होगी।
वहाँ के आसपास लोगों को अलग अलग चीज़ें महसूस होती है। उनमें से कई लोगों ने महसूस किया है जैसे कि कोई उनका नाम लेकर उनको ऊपर बुला रहा है। एक बार बड़े भैया ने भी वहाँ जाकर रहने की कोशिश की थी, लेकिन पहले दिन ही उनको ऐसा लगा जैसे कि कोई उनको ऊपर बुला रहा है। भैया उसी दिन वहाँ से निकल गए और आज वो सब लोग जिस घर में रहते हैं वो घर उन्होंने चारों तरफ से किलवाया हुआ है, मतलब जादू टोना से सही प्रोटेक्ट करवा रखा है। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन उनके घर में खुशियाँ आते आते लौट जाती है। न जाने किस बात की कीमत उन सबको चुकानी पड़ रही है। मैंने ये जो कुछ भी आपको बताया है उसका एक एक वर्ड बिल्कुल सच है। और आज भी आपको ये कहानी सुनाने से पहले मैंने उन्हीं से बात की है, और आज भी वो किस्सा जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए, चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। मेरा नाम शिवराज है और मैं एक छोटे से गांव से हूँ। आज की जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा था, और ऐसे छोटे गांव में रहते हुए अक्सर आपका सामने कुछ ऐसे भूतिया चीज़ों से हो जाता है जिसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा गांव शहर से ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन फिर भी शहर के कंपैरिजन में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। गांव के बाहर हमारे बहुत सारे खेत थे और हम लोग खेत में ही अपना गुजारा करते थे। गांव में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे एक अजीब सी शांति लगती थी जब भी गांव की हवाएं और जानवरों के चलने फिरने की आवाज़ें आपको सुनाई देती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे कि सारे गम भूल जाते हो। एकदम हल्का लगता था। यही कुछ बातें थी जो कि मुझे गांव की तरफ काफ़ी आकर्षित करती थी। लेकिन कई बार गर्मियों में रास्ते से अक्सर सूखे पेड़ टूटकर आने जाने वालों के पैर पर गिर जाते थे। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये करीबन 3 साल पहले की है। खेतों में रखवाली के लिए हमने 3 कुत्तों को भी पाला हुआ था, जो कि खेत में रहते थे और हर रोज़ शाम को उनको खाना डालने के लिए डेली जाना पड़ता था। वो तीनों कुत्ते ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन वो बहुत तेज़ थे और बिल्कुल डरते नहीं थे किसी से भी। दिन में तो वो फिर भी शांत रहते थे, लेकिन रात में कोई अगर गलती से भी कमरे में घुस जाए या फिर खेत में घुस जाए तो वो उसको भगा देते थे। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरे साथ ही जाते हैं। खेत में ही हमने एक छोटा सा कच्चा मकान बना रखा है, जिससे कि रात में अगर कोई भी खेत में रुकना चाहे तो उसी कमरे में अंदर ही रुक जाता था। साथ ही मेरे पापा ने उसी कमरे में ही कई रातें गुजारी है, और मेरे पापा ने वहाँ पे अपने कई औजार भी रखे हुए। वैसे तो नॉर्मली मैं 6 से 7 बजे तक कुत्तों को खाना दे देता हूँ, लेकिन उस रात दोस्तों के साथ बातें करते करते मुझे वक्त हो गया और रात का अंदाज़ा ही नहीं रहा। रात के 8:30 बज चुके थे। मैं जल्दी से
खेतों की तरफ जाने लगा। सर्दियों के दिन थे तो उस रात कोहरा भी छाया हुआ था और ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देता था। मैंने एक टॉर्च लाइट उठाई और जल्दी से खेत पहुंचा। खेत पहुंचकर मैंने कुत्तों को खाना डाला और उसके कमरे में जाकर लेट गया और अपना हेडफोन लगाया और गाना सुनने लगा। न जाने क्यों उस दिन खेतों में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था। यहाँ तक कि खेतों में मौजूद छोटे मोटे कीड़ों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। खैर, मैं ज़्यादा ध्यान तो नहीं देता था और लेट लेट तक गाना सुनता रहता था। वो पहली रात नहीं थी जब मैं खेत में अकेला रुका था, लेकिन पहली बार मुझे खेत में बहुत अजीब सा लग रहा था। ये तो नहीं कहूँगा कि मैं डरा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल रह रहकर गुजर रहा था और मेरा दिल मुझसे बार बार कह रहा था कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं से कोई छुपकर मुझे देख रहा है। लेकिन तीनों कुत्ते बिल्कुल शांत थे, इसलिए मैं भी ख्यालों में खोया हुआ था और इन सब चीज़ों को टाल रहा था। करीब 2 घंटे बाद मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ी, तो मैं कमरे से बाहर निकल के जाने लगा कि तभी मेरी नज़र कोहरे के बीच दूर किसी चीज़ पर पड़ी। उसको गौर से देखने में मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। दिल में एकदम से बहुत ज़्यादा डर आ गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद पता चला कि वो नीलगाय थी, जो कि शायद घास चढ़ने के लिए गई थी, लेकिन खेत में गलती से घुस आए थे। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जब जब कोई जानवर खेत में घुसता है तो हमारे कुत्ते उसको भौंक भौंक के भगा देते हैं, लेकिन इस बार तीनों कुत्ते शांत थे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे साथ भी नहीं थे। मैं जल्दी से कमरे में वापस गया तो देखा कि तीनों कुत्ते कमरे के अंदर ठीक कोने में बैठे हुए थे और वो तीनों कुत्ते डरे सहमे हुए थे। हमारे कुत्ते डरने वालों में से नहीं थे, तो उन्हें ऐसा देखकर मैं काफ़ी डर गया। क्या वो कुछ ऐसा महसूस कर पा रहे थे जो कि मैं महसूस नहीं कर पा रहा था? क्या वो ऐसा कुछ देख पा रहे थे जो कि मैं नहीं देख पा रहा था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैंने कुत्तों पर प्यार से हाथ फेरा जिससे कि वो डर गए थे और जिससे वो डरे ना। फिर मैंने कमरे में ही रखे एक डंडे को उठाया और बाहर निकलकर देखने लगा। मुझे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मैंने देखा कि बाहर घुप अंधेरा था और घुप अंधेरे में जहाँ खेत ख़त्म होता था वहाँ पेड़ों के लाइन में 2 लाल लाइट जल रही थी। मुझे लगा शायद कोई कार होगी, लेकिन पिछड़े इलाकों में इस वक्त कार कौन लेके आता है? हमारे यहाँ तो किसी के पास भी कोई कार नहीं थी। अलग अलग तरह की 2 लाइट्स जो जल बुझ रही थी। लाइट जलती हुई नहीं लग रही थी, बस एक ही जगह पर रुकी हुई थी और जल बुझ रही थी। मैं अपने आप को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद शहर से कोई आ रहा होगा या फिर वहाँ पे कोई किसी तरीके का काम चल रहा होगा और लाइट भी वहीं से आ रही होगी। लेकिन मेरा दिल जानता था कि बात कुछ और है। लेकिन क्या? मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, उन लाइट्स को देखता रहा। हज़ारों ख्याल दिमाग में आ रहे थे। फिर मैंने अपनी टॉर्च की लाइट उस तरफ करके ठीक से देखने लगा। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो लाइट्स हिलने लगी, जैसे कि वो मुझसे और दूर जा रही है। उनको देख के जल्दी से मैं भाग के अपने कमरे में वापस चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर जाके देखा तो फिर से तीनों कुत्ते दम दबाकर बैठे हुए थे और वो भी दीवार के कोने में। मैंने उनको इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा था। कमरे पे लगी खिड़कियों के शीशों से मैंने उन लाइट्स को देखा, तो वो लाइट्स कभी पास आ रही थी तो कभी दूर चली जाती थी। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश बहुत कर रहा था। शायद हवा की वजह से पेड़ों के पत्तों से ऐसी रोशनी आ रही होगी कुछ, लेकिन वो कुछ तो था। वो वही बाहर ही था और बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस इतना सुकून था कि उस पल
मेरे कुत्ते मेरे साथ थे और उनके साथ होने से मेरा हौसला भी बढ़ रहा था। मैंने कमरे में रखे औजारों में से एक धारदार औजार उठा लिया और एक कोने में जाकर छुप गया और किसी चीज़ के आने का वेट करने लगा और सोचने लगा कि अगर कोई चीज़ अंदर आती है तो मैं उस पर हमला कर दूंगा। मैं आधे एक घंटे तक वहीं कोने में बैठा रहा, उस चीज़ का इंतज़ार करता रहा। ऐसा लग रहा था कि अभी दरवाजे से कोई आएगा और मुझ पर हमला करेगा। मैं आधे घंटे तक वहीं कोने में बैठा रहा, लेकिन फिर से मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया। मुझे पता था कि मैं यहाँ और नहीं रुक सकता और मुझे अपने घर जाना होगा। और मैं हिम्मत करके वहाँ से उठा और भाग के दरवाजे की तरफ भागने लगा। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मैंने जैसे ही बाहर निकला, मुझे कुछ दूर घास पर चलने की आवाज़ सुनाई दी और वहाँ से मुझे किसी के गुर्राने की भी आवाज़ आ रही थी। कुत्ते अक्सर इस तरह गुर्राते हैं। फ़र्क बस इतना था कि ये वाली आवाज़ कुछ ज़्यादा ही भारी थी और डरावनी थी। वो जो कुछ भी था बहुत बड़ा था और किसी भालू से भी बड़ा था। वो चीज़ अब दाई तरफ से करीब पहुंच रहा था। उस रात में इतनी तेज़ दौड़ा जितनी तेज़ मैं आज तक कभी नहीं दौड़ा और शायद मैं अपने कुत्तों से भी तेज़ दौड़ रहा था। मैं उस चीज़ से तेज़ दौड़ सकता था, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने धड़ाम से अपना घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। आवाज़ सुन के मेरे घर वाले भी जाग चुके थे। वो सब अपने कमरे से बाहर आ चुके थे, मगर मैंने उन सब का कोई जवाब नहीं दिया और जाके अपने कमरे में चुपचाप जाके लेट गया और रात भर पेड़ बेड पर ही लेटा रहा। बहुत हिम्मत करके अपनी आंखें बंद करके वहीं पे सो गया। बाहर से आती हर हल्की से हल्की आवाज़ से मेरा रोम रोम सिहर जाता था। सुबह मेरे पापा ने मुझे उठाया। वो बहुत गुस्से में थे। वो मुझे जल्दी से खेत में लेकर गए। वहाँ जाकर मैंने देखा तो हमारे तीनों कुत्तों की कटी फटी लाश पड़ी हुई थी। किसी वैश्य जानवर ने उनको अपने पंजों से फाड़ के खा गया। वो देखकर ही मैं रोने लगा। मैं अपने पापा को रात की सारी बात बताने की कोशिश करने लगा, मगर मेरे पापा उन सब बातों को जानकर भी नज़रअंदाज करते रहे। उस दिन के बाद से मेरे पापा ने एक गन खरीद ली और उस दिन के बाद से हम दोनों भाइयों को भी कभी रात में अकेले नहीं भेजा। जब भी रात में रुकना होता था तो पापा हमेशा हमारे साथ ही रुकते थे। हमने और 3 कुत्ते खरीद लिए। उसके बाद आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हमने उन तीनों कुत्तों की लाशों का मंजर कभी भी अपनी नज़रों से नहीं हटा सकते। हमें आज तक वो लाशों का मंजर दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। मेरा नाम सुधांशु राजपूत है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं बिहार में ही रहता हूँ, मगर अगर मेरा जब से जन्म हुआ है तब से हम नेपाल में ही रहते हैं। अगर मैं आपको बता दूँ, नेपाल और बिहार दोनों एक ही बॉर्डर में रहते हैं। मतलब बिहार का जो बॉर्डर है उसी से नेपाल कनेक्ट होता है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ये सब बातें पता हों। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं नेपाल के काठमांडू में रहता हूँ। मैं आपको अपने दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये 2 साल पहले की बात है। तब वो 23 साल का था। मेरे दोस्त का नाम संजय था और वो नेपाल का नेपाल के एक ज़िले के गांव में रहता था।
तो एक दिन वो एक शादी के लिए नेपाल से इंडिया गया था और वो शादी भी बॉर्डर के एक पास के ही गांव में थी। शादी से फ्री होते होते रात के 11 बज गए थे। वो अपने बाइक पर वापस अपने घर आ रहा था। घर आते हुए रास्ते में एक नहर पड़ती थी। उस नहर तक पहुंचते पहुंचते उसे 11:30 बज चुके थे। लेकिन उस नहर के पास आते ही उसे वहाँ एक बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखाई दी। उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस नहर के पास पानी में नहा रही थी। संजय अपनी बाइक रोक के उसे देखने लगा। वो भी मेरे दोस्त की तरफ ही देख रही थी। फिर वो मेरे दोस्त को इशारे करने लगी और इशारे करके अपने पास बुलाने लगी। लेकिन मेरा दोस्त समझ गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी बाइक फुल स्पीड में भगाई और थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँच गया था। घर पहुँच के जब उसने घर के बाहर बाइक खड़ी करके अपने पीछे देखा तो वो लड़की वहीं खड़ी थी। वो बहुत डर गया और डर के मारे घर के अंदर सीधा आ गया। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और अपने कमरे में जाके सो गया। उस रात तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली रात जब वो सोया तो सपनों में उसको वही लड़की दिखाई दी। उस सपने में उसे बोली, मैं एक परी हूँ और तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमको अपने साथ ले जाऊँगी। तभी मेरे दोस्त की नींद खुल गई। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसको अच्छे से याद था कि वो वही लड़की थी जो उसने उस नहर के पास देखी थी। लेकिन उस रात के बाद वो लड़की हर दिन उसके सपनों में आने लगी थी। वो कई दिनों तक सो नहीं पाता था, गुमसुम रहने लगा था। फिर एक दिन उसके अम्मी अब्बू ने उससे पूछ लिया कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है। तो उसने सारी बात अपने अम्मी अब्बू को बता दी। उसकी बात सुन के वो भी बहुत डर गए थे और जल्दी से उसको एक मौलवी साहब के पास लेके गए। मौलवी साहब ने बताया कि इसके ऊपर एक परी का साया है। उन्होंने संजय को एक ताबीज़ पहनाया और बोला कि इसको पहनने के बाद वो परी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो ताबीज़ पहनने के बाद मेरे दोस्त की तबीयत ठीक होने लगी। फिर उसके कुछ महीने बाद संजय अपने पढ़ाई के लिए बिहार के मुंगेर आ गया। वहाँ उसके साथ उसके गांव के 5 और लड़के भी थे। उन 6 दोस्तों ने, मतलब मेरे दोस्त को मिला के टोटल 6 दोस्तों ने एक फ्लैट किराए में लिया। वो सब आराम से वहाँ रह रहे थे। फिर एक रात करीबन रात के 1 बजे वो सब दोस्त अपने फ्लैट में खाना खा रहे थे और खाना खा के सो गए थे। रात को करीबन 4 बजे के आसपास मेरे दोस्त के एक दोस्त की अचानक से नींद खुल गई। तो उसने देखा, यानी कि मेरा दोस्त वहाँ नहीं था। उसने अपनी बाकी दोस्तों को उठाया तो उन सब ने उसको हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था और मेरे दोस्त की सब चीज़ें, उसका फ़ोन, उसका वॉलेट, उसका जूता, उसके कपड़े सब घर के अंदर ही रखे हुए थे। बस वो ही नहीं था, कहो तो कोई गायब सा हो गया था। वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे, यानी कि मेरे दोस्त के दोस्त। उन्होंने उसी वक्त मेरे दोस्त के अब्बू को फ़ोन किया और उनको सारी बात बताई। उसके घर वाले उसको हर जगह ढूंढने लगे थे, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर 3 दिन बाद मेरे दोस्त इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर जोगबानी नाम के एक जगह पर मिल गया। मिलने के बाद मेरे दोस्त ने जो बात अपने घर वालों को बताई, वो सुन के सब लोग हैरान हो चुके थे। साहिल ने बताया कि उस रात खाना खा के वो सो गया था, लेकिन रात में सोते सोते करीबन उसके पास आए और उनके साथ ले गए। उनके आते ही वो जम सा गया। उन तीनों ने मुझे उठा लिया और फिर बालकनी से होते हुए मुझे नीचे ले गए। नीचे 3 घोड़े खड़े थे। उसमें से एक घोड़े पे मुझे बैठा दिया और फिर वो तीनों तेज़ी से वहाँ से जंगल में चले गए। जंगल के अंदर वो मुझे
2 गज ज़मीन के नीचे ले गए। वहाँ से काला सा महल था। उस महल में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उस महल में एक बादशाह भी था और वो लड़की भी थी जो मेरे सपनों में आती थी। उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो और मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? क्या तुम चाहती क्या हो यार? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तो वो बोली कि हम जन्नात हैं, हमारी शहज़ादी परी है, तुम इनके साथ शादी कर लो, फिर ये महल तुम्हारा हो जाएगा, तुम दोनों आराम से इसमें रहना। लेकिन मैंने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया। तो अगले दिन वो लोग मुझे बाहर इंसानों के दुनिया में ले गए। वो जिन मुझे वहीं छोड़ के चले गए। मैं वहाँ से भागता हुआ एक मस्जिद में पहुँचा और उस मस्जिद में पहुँचते ही मैंने उन मौलवी को सारी बात बताई। तो उन्होंने बताया कि तुम बिहार में पहुँच चुके हो। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया और कुछ पैसे भी दिए और मुझे मेरे घर जाने को कहा और वहाँ से किसी तरह मैं बॉर्डर तक पहुँच गया था। उसके बाद से उस परी ने कभी भी उसको परेशान नहीं किया। आज भी उसे डर लगता है। आज भी उसे वो बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत डर लगता है। और ये कहानी सुनाने से पहले मेरी उसी से बातचीत हुई थी और वो बहुत एक्साइटेड था कि आप लोग क्या कहेंगे मेरी कहानी सुन के। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए, चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी हमारे गांव में लगे मेले की भूत की है। ये बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक ऐसा मेला लगा था जहां पर एक भूत बंगले में मेरे एक असली भूत से सामना हो जाता है। ये बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक मेला लगा था। मेरा गांव पहाड़ी के बीच में बसा हुआ था। तो बहुत ही कम ऐसे मौके होते थे कि हमारे गांव में किसी तरीके का कोई उत्सव हो। मेरा नाम सोमनाथ है। मेरी उम्र 32 साल है और जिस समय की कहानी है जो कि मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, उस समय में मैं केवल 12 साल का था। मैं एक ऐसे गांव में रहता था जहाँ पर खूब सारे पहाड़ थे। हमारे गांव हमारा गांव बहुत सुंदर था। उस गांव में एक बार एक मेला लगा था। उस मेले में आसपास के सभी गांव के लोग प्रस्तुत थे, यानी कि आए थे। और कुछ लोग वहाँ पे उस मेले में लगे कुछ दुकानों की तारीफ भी कर रहे थे। हमारे गांव के भी कई दुकान वहीं थे। हमारे गांव के भी कई लोग उस मेले में हो आए थे और उनमें से और उन लोगों में से हमारे एक पास के अंकल जिनको हम काका कहते थे वो भी थे। वो मेरे पापा से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो मेला बहुत ही शानदार है और वहाँ पर कई सारी मिठाइयाँ हैं और उनकी शानदार दुकानें लगी। मेरे पापा तो नहीं जा रहे थे, पर मैंने ही जिद किया उन्हें। तो फिर कुछ समय जिद करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं चलूँगा। मैं उनकी ये बात सुनकर बहुत काफ़ी खुश हुआ था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है।
अगले दिन शाम होने से थोड़े समय पहले मैं अपने पापा के साथ उस मेले के लिए रवाना हो गया था। जब मैं उस मेले में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग थे। कुछ को तो मैं जानता भी नहीं था और कुछ लोगों को मैं जानता था। बहुत सारे तो मेरे दोस्त भी थे और बहुत से तो मेरे ही गांव के थे। मेरे सारे दोस्त भी अपने परिवार के साथ उसी मेले में आए हुए थे। मेरे पापा के साथ मैंने खूब मस्ती की थी उस दिन। मैंने बहुत सी मिठाइयाँ खाई, बहुत सारे टॉफ़ी खाई और मेरे ख्याल से मैंने कुछ पटाखे भी फोड़े थे। उस मेले में घूमते घूमते शाम हो गई थी, पर अभी भी हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने थोड़ी सी दूरी पर मैंने उस भूत बंगले को देखा, जिसको देखने से मेरी फट गई, जिसके बारे में पिछले दिन काका बता रहे थे। मैं अपने पापा से ज़िद करने लगा कि पापा मुझे भी उस भूत बंगले में जाना है, चाहे आप कुछ भी करो, मुझे उस बंगले में जाना ही जाना है। वैसे तो मेरे पापा ने मना कर दिया, पर उस भूत बंगले को चलाने वाले ने कहा कि साहब आप इतना चिंता मत करो, अंदर कुछ वैसा नहीं है, आप चाहो तो अपने बच्चे को भेज सकते हो, आप चाहो तो अपने बेटे के साथ इस भूत बंगले के अंदर आ सकते हो। और उन्होंने 2 टिकट खरीदी और वो उस भूत बंगले के अंदर मेरे साथ चले गए। वो भूत बंगला इतना भी डरावना नहीं था जितना कि वो होना चाहिए था। मेरे पापा को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, मगर वो भूत बंगला मेरे लिए काफ़ी डरावना था। मैं जब अंदर गया था तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे सामान रखे थे जिन्हें देखकर बच्चे काफ़ी डरते हैं, जैसे कि कंकाल, खून से भरा हुआ फव्वारा और मकड़ी के जाले, डरावने जानवर आदि। मुझे सबसे ज़्यादा डर तो उस भूत बंगले में उस कंकाल से लग रहा था और वहाँ की कुछ ऐसी आवाज़ थी जो कि मुझे डरा रही थी। उससे लगा कि यार बात तो है कुछ। वो आवाज़ काफ़ी भयानक थी और वो आवाज़ मुझे आज भी याद है। अब मैं आपको केवल ये बता नहीं सकता कि वो आवाज़ कैसी थी। थोड़ी देर बाद हम उस भूत बंगले के आखिरी छोर तक पहुंच गए थे। तभी मुझे अपने पीछे से एक ऐसी आवाज़ आई जो कि मैं बता नहीं सकता, मगर काफ़ी अजीब थी। वो आवाज़ तब आती है जब कोई बड़ी सी बॉल ज़मीन से टकराती है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक काले कपड़े में एक आदमी दिखाई दिया, जिसे देखकर जिसे देखकर मैं काफ़ी डर गया। वो जो कोई भी था, उसका पूरा शरीर काला था और अजीब से कपड़े उसने पहने हुए थे। वो कपड़े काले रंग के थे और उसकी आंखें लाल थी और उसके 2 बड़े बड़े दांत थे। वो मुझे देखकर हंस रहा था। मुझे लगा कि ये इसी भूत बंगले का कोई आदमी होगा। उसकी हंसी काफ़ी बड़ी थी और भयानक थी और उसके मुंह से उसके भयानक दांत दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत ही अजीब से थे। उसके हाथों में वो बाल बहुत ही भयानक लग रहे थे। उसके हाथों के नाखून काफ़ी बड़े थे और पहने थे। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मैंने अपने पापा का हाथ जोर से पकड़ लिया, कसकर पकड़ लिया। जब हम बाहर निकले तो मेरे पापा ने कहा कि देखो, डरो मत, ये केवल एक नाटक था और कुछ भी नहीं था। ये सच नहीं था, ये सब एक झूठ है। तो चिंता मत करो और चलो मेरे साथ कुछ खाते हैं। मैंने अपने पापा से कहा कि पापा, वहाँ पर वो काले कपड़े में वो आदमी को देखा था आपने, काफ़ी डरावना था ना। मेरे पापा ने उस काले कपड़े वाले भूत को नहीं देखा था। तो उन्होंने चौंक कर कहा कि सच में तुम डर गए थे क्या? उसके बाद जब मेरे पापा उस भूत बंगले से निकलने लगे तो उन्होंने वहाँ के मालिक से कुछ बात करने लगे।
तो उन्होंने उसको बताया कि यार आपका भूत बंगला तो काफ़ी बच्चों को डरा रहा है। और फिर उन्होंने उससे वो काले कपड़े वाले भूत के बारे में बात की। वो भूत बंगले वाला बोला कि अंदर तो सिर्फ नकली सामान रखे और कोई भी आदमी नहीं है जो लोगों को डरा सके। शायद इस बच्चे ने कोई पुतला देखा होगा मेरे ख्याल से, तभी उसको ऐसा लग रहा होगा। मेरे पापा भी भोले थे। मेरे पापा भी बोले कि हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसके बाद हम घर वापस लौट आए। मैं जब रास्ते में आ रहा था तब मैं केवल यही सोच रहा था कि आखिर वो आदमी था कौन, और क्या वो सब मेरा भ्रम था, फिर वो एक पुतला था, या फिर सही में वो कोई आदमी था। मैं उस समय काफ़ी कंफ्यूज था। वो पक्के से कोई पुतला तो नहीं था, पक्के से कोई पुतला तो नहीं था। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। कैसे कोई पुतला किसी को अपनी ओर बुला सकता है? अगर मैं उसके पास चला जाता तो क्या होता? ये बात आज भी मुझे काफ़ी डराती है। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको डर लगा हो, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले नए हॉरर स्टोरीज़ के लिए नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। और दोस्तों चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।